दोस्तों, भारत में जो है ऑर्गेनिक खेती का चलन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छी बात है। ऐसे ही जो है डॉक्टर उत्तम जो है बजालता में जो है इन्होंने जो है वो ऑर्गेनिक खेती करना शुरू की है। इनसे पूछते हैं कि इनके आखिर दिमाग में क्या आया कि इन्होंने भी जो है इस काम को जो है आगे बढ़ाने का फैसला किया है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सर। ऑर्गेनिक खेती के बारे में थोड़ा सा इस तरफ कैसे आपका मूड जो है वो डॉक्टर से जो है खेती की तरफ आ गया? नहीं, वो आफ्टर प्री मैच्योर रिटायरमेंट हमने सोचा कि ज़मीन पड़ी थी यहाँ पे, तो इसमें कुछ खेती बाड़ी की जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग था कि जो नई सब्सिडीज़ और जो नई स्कीम्स और नई गवर्नमेंट की आ रही थी, इसमें ज़ोर था अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो हमने महकमे के साथ राब्ता किया और उसके बाद हमने ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम शुरू किया। तो ये हमने लगाए हैं यहाँ पे आम के पेड़ हैं, ये 5 फुट की दूरी पे हैं, जो कि बड़ा कम फैसला है। लोग पूछते हैं कि ये क्यों इतने कम फासले पे लगे हैं, लेकिन उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये एक इंडो इजरायली टेक्निक है, जिससे हर 5 फुट के ऊपर पेड़ लगता है और इसकी जितनी आपकी फर्टिगेशन और इसकी जो इरिगेशन, जो इसमें पानी जाना है, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, वो ड्रिप सिस्टम से चलते हैं। आप अगर देखेंगे नीचे ज़मीन के ऊपर आप देखेंगे तो ये सारा इसमें ड्रिप सिस्टम है। और ये ड्रिप देखिए आप, ये इसमें ड्रॉप करके इसमें पानी जाता है और इसमें एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है, पानी की जो बचत बड़ी ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हम इसमें जो ज़मीन को है हम इसमें फ्लड नहीं करते हैं, हम इसको ड्रिप इरिगेशन से देते हैं। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी इसकी जो आहार इसको चाहिए ज़मीन में, वो सारा हम ड्रिप में डालते हैं और वहीं से ये सारा पंप होके और ये पेड़ों को अपनी ग़िज़ा पहुँचाता है। डॉक्टर साहब, कितने पेड़ यहाँ पे आपने अभी ये आम के पेड़ देख रहे हैं, काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं, मेरे इसके तो काउंटिंग नहीं हो रही इनकी, तो लगभग कितना पेड़ हो गए? इसीलिए कहते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी। उसका मतलब ये है कि 1 एकड़ में रफली 8 कनाल में आप 500 पौधा लगा सकते हैं आराम से, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है और पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पौधा हेल्दी ग्रो करेगा। 500 पेड़ 8 कनाल में, जबकि लोग यहाँ पे पहले 20 फुट के ऊपर एक पेड़ लगाया करते थे। अब 5 फुट के ऊपर जब एक पेड़ लगेगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 20 फुट पे पेड़ होगा वो 10 ही लगेंगे तो कितना फ्रूट होगा, और जो 500 पेड़ लगेगा तो उसका कितना फ्रूट होगा। तो इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा है किसान को मिलेगा कि उसमें उसकी जो यील्ड है फ्रूट की वो बहुत ज़्यादा रहेगी। एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे और देख रहा हूँ, आपने जो है इसके ऊपर जो पॉलीथीन की वो है शीट लगाई हुई है, जी, उसका क्या खास रीज़न है? हाँ, इसको मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग, ये ऊपर शीट लगाने का मतलब ये है, एक तो ये नीचे मॉइस्चर जो है वो रिटेन करता है, सॉइल में जो है मॉइस्चर रिटेन करता है। जब सॉइल में मॉइस्चर रिटेन होगा तो पानी कम ज़रूरत पड़ेगी उसको, और ड्रिप से हम पानी दे रहे हैं वैसे ही कम पानी दे रहे हैं तो मॉइस्चर भी रिटेन हो रहा है। प्लस इसके नीचे जो है वीड नहीं आएगी, इसके नीचे जो जंगली घास नहीं आएगा। तो मैन पावर जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ गोडी करने में और घास निकालने में, वो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, हमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं है इसमें। सो ये सिस्टम सारा जो है एंड में इसको ऑटोमेशन पे करने का है, जिसमें मिनिमम मैन पावर लगे, मिनिमम मैन पावर और मैक्सिमम उसमें जो है यील्ड आपके निकले। तो मिल्चिंग के 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये आपका जो मॉइस्चर मेंटेन करेगी और दूसरी वीड नहीं आने देगी। आम जो किसान हैं वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, उनको आप बताएंगे कि ये कितना ज़रूरी है मिल्चिंग करना? ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप मिल्चिंग नहीं करेंगे तो आपके 3-4 लोग तो रोज़ लगे रहेंगे सिर्फ इसमें घास निकालने में, जंगली घास निकालने में। तो आपका दिहाड़ी अगर एक मज़दूर की, आप कितना खर्चा आपका आएगा? अगर आप एक बार 1 टाइम ये मिल्चिंग डाल देंगे, आपको कुछ करना नहीं है उसमें, आपके सारे पैसे बचत है, वही पैसे आप किसी और चीज़ में लगा सकते हैं, अच्छी उपजाऊ और खेती में लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आम वाला एक और जो है हम यहाँ पे खेत देख रहे हैं, ये आम भी वही सेम वैरायटी है। ये आम जो है ये केसर आम है। ये केसर आम जो है इस महाराष्ट्र की स्पेशलिटी है। महाराष्ट्र में 2 आमों की स्पेशलिटी है, एक है केसर और एक है अल्फेंसो, और ये दोनों एक्सपोर्ट होते हैं और बड़े हाई प्राइस पे जाते हैं। तो महाराष्ट्र से हमने ये प्लांट्स मंगवाए हैं सारे, और हम जो है यूटी ऑफ जम्मू में वी आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने ये केसर प्लांट लगाया है। और इस प्लांट को अगर आप देखें 6 फुट से ऊपर इसको हम जाने नहीं देंगे, इसकी कटिंग होती रहेगी और ये साइड बाई साइड में इनकी जो है फैलाव आएगा, और इसमें 22 महीने में ये पूरा फ्रूट देना शुरू कर देगा।
जबकि कोई और वैरायटी अगर आम की लगाते हैं जम्मू में, वो जो आम की वैरायटी है वो कम से कम भी 6-7 साल लगाती है फ्रूट देने में। इसका ये एडवांटेज है। कॉस्टली होता होगा ये? जी, ये प्लांट इनिशियली इसका तो 300 से 400 रुपये तक एक प्लांट मिलेगा आपको, और ट्रांसपोर्टेशन है अगर डिपार्टमेंट वाले भी देते हैं, लेकिन हमने तो डायरेक्टली वहाँ से मंगाया था, तो हमें तो ये पड़ा कोई 350-400 रुपये का प्लांट पड़ा, एक 400 रुपये का। तो डॉक्टर साहब, जितने आपने जो है प्लांट लगाए हैं आम के, जी। ये सारे के सारे जो हैं वो चलेंगे, या इसमें से कुछ जो है वो सूख भी जाते हैं या ख़राब हो जाते नहीं, हैं? उसमें आपकी उस पर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं पौधे के साथ और कितनी आप उसमें मेहनत से उनको पालते हैं। हमारे यहाँ जो प्लांट आया था, मैं आपको बता दूं कि 99% सर्वाइवल है हमारा। हमारे पास 1% की मॉर्टेलिटी है सिर्फ, और वो इसी के लिए कि उसकी पूरी केयर की जाए, उसकी पूरी देखभाल की जाए, और एक पौधे को अपने बच्चे की तरह अगर आदमी पाले तो कोई प्लांट मरता नहीं। पौधे के साथ प्यार भी होना चाहिए, तभी ये आगे चलता है। डॉक्टर साहब, अपने फार्म हाउस में और क्या क्या रखा है? और भी आपको दिखाते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने ऑर्गेनिक लगा रखी हैं, पॉली हाउस लगा रखे हैं, और एक्टिविटीज़ पपाया फार्म्स लगा रखे हैं। आओ आपको दिखाते हैं। कितने पेड़ जो हैं इसमें आपने पपीते के लगाए हैं? रवि जी, ये मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये पपाया फार्म है हमारा। इसमें भी वैसे ही हमने जो 1 एकड़ में को 500 प्लांट लगाया है, और ये भी प्लांट जो है 5-5 फुट की दूरी पे है, और सेम सिस्टम है इसका भी। इरिगेशन का आप देखिए, ये ड्रिप इरिगेशन चल रही है इसमें, ये देखिए। और ये जो प्लांट है ये टिश्यू कल्चर से डेवलप किया गया है, जो इजरायली टेक्निक है, लेटेस्ट इन द वर्ल्ड। टिश्यू कल्चर से डेवलप किया है, और ये 24 महीने के बाद इसको हम रिप्लेस करेंगे। लेकिन ये फल जो है ये 6 महीने के बाद फल देना शुरू कर देता है। वही मैं देख रहा था डॉक्टर साहब कि ये पौधा जो है अभी मेरे को लग रहा है हार्डली 2 फीट का हुआ होगा, और इसमें फ्रूट मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी फ्रूट जो है वो आ गया है। ये अभी ऐसा है जी कि ये तो अभी सिर्फ 4 महीने का पौधा है, तो जो फुल ब्लूम में जब आएगा ये 6 महीने में आएगा। और एक पेड़ जो है ये लगभग हमें कोई 50 kg पपाया एक पेड़ हमें देगा, यील्ड इसका, जो भी एवरेज यील्ड है। अगर ज़्यादा अच्छी इसकी केयर की जाए, ज़्यादा यील्ड लेने हैं तो ये 60 kg तक जाता है, लेकिन मिनिमम ये 50 kg पर प्लांट जो है इसने यील्ड देनी है। और 6 महीने के बाद ये पूरी फुल ब्लूम में आ जाएगा और पूरा फ्रूट ये देना शुरू कर देगा। किसानों के बारे में सरकार भी जो कह रही है कि किसान की जो आय जो है वो हमने जो है वो दुगनी करनी है, आपको लगता है कि सरकार उस पर कुछ काम कर रही है? जी, मुझे तो लगता है कि जो आज की डेट में जो नई स्कीमें आई हैं, और जिस तरीके से हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नवीन चौधरी जी, जिस तरीके से वो इसको पुश दे रहे हैं और बड़ा कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो डिपार्टमेंट्स के पीछे पड़े हैं कि आप जाके फार्मर के फील्ड में जाके उनको वो दीजिए, पूरी इसकी जानकारी दीजिए, और जो भी गवर्नमेंट की असिस्टेंस है वो दीजिए। मेरे को लगता है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो फार्मर की आय है वो डबल हो सकती है। इसमें सिर्फ ये है कि इनिशिएटिव लेने की बात है, और गवर्नमेंट तो पूरा इसमें कोऑपरेट कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा फार्मर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मेरे पीछे की तरफ जो है ना ये पॉली हाउस बना के रखा है। जी जी, इसमें अभी कुछ लगाया हुआ? अभी इसमें हमने एक कुकम्बर, सीडलेस कुकम्बर, जैसे मतलब बिना बीज के खीरा है, उसकी क्रॉप अंदर जाके देखते हैं। वो क्रॉप हमने बेच दी, एक क्रॉप हमने निकाल दी है, अच्छा। और वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब तो दूसरी क्रॉप के लिए जो इसकी तैयारी चल रही है, वो आपको हम तैयारी दिखा देते हैं। ठीक, चलिए। डॉक्टर साहब, पॉली हाउस के बारे में बताइए थोड़ा सा। पॉली हाउस, एक्चुअली पॉली हाउस का मतलब है कंट्रोल्ड कल्टीवेशन। कंट्रोल्ड कल्टीवेशन का मतलब है आप एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उसको क्रॉप को ग्रो करते हैं। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उसमें हमने फॉगर्स लगा रखे हैं। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फॉगर चलना शुरू हो जाएगा, उससे टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। जो उसकी रूट्स हैं उसमें जब हमने फर्टिगेशन देनी है या न्यूट्रिएंट देने हैं, वो अगेन ये देखो आप जा रहा है, ड्रिप सिस्टम जा रहा है, और ये ड्रिप सिस्टम जा रहा है जैसे बाकी जगह लगा है, मिल्चिंग के अंदर ये जाएगा, और हर पौधे की जड़ को एक एक ड्रॉप जो है इसका पड़ेगा। और पॉली हाउस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, एक तो ये पूरा कवर्ड है, इसमें पेस्टिसाइड, इसमें आपका पेस्ट जो है, कीड़े या कीट जहाँ जो दूसरे जो फसल को उजाड़ते हैं वो अंदर आ नहीं सकते हैं। जब वो अंदर नहीं आएंगे तो हमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। पेस्टिसाइड तो हमने तभी इस्तेमाल करना है जब उन्हें कीड़ों को मारना है। जब कीड़ा अंदर ही नहीं आएगा तो पेस्टिसाइड किस लिए इस्तेमाल करना है। तो ये है एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई फंगिसाइड जो है इसमें नहीं पड़ता है। ये जो नेचुरल प्रोसेस से जो फसल आती है ये वो है। लोग बाज़ार में जाते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदने और
कई लोग खरीदते भी हैं। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी जब नई फसल, क्योंकि एक फसल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब ये दूसरी फसल की तैयारी चल रही है, जब हमारी नई फसल आती है वो यहाँ पे आएँ, अपने हाथ से वो तोड़ें और घर जाके बनाएं सब्ज़ी और खीरा खाएं, और फिर हमें बताएं कि क्या जो बाज़ार से ऑर्गेनिक लेते हैं उसका टेस्ट अच्छा है, जब हमारी ऑर्गेनिक हम दे रहे हैं इसका टेस्ट अच्छा है। ये लोगों को भी छोड़ देते हैं। जब भी जो ही तैयार होगी हम आपको फिर बताएंगे, आप डाल दीजिए उनको कि आप आइए और देखिए कि क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग। डॉक्टर साहब ने बड़े दावे के साथ कहा है कि बाज़ार में जो ऑर्गेनिक उसमें वेजिटेबल्स जो मिलती हैं, जो लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक खेती से लाई गई जो है ये सब्जी है, ये फ्रूट है, उसमें और हमारे यहाँ का, आप यहाँ पे आइए, फ्री ऑफ कास्ट जो है, मैं डॉक्टर साहब बोल दूँ फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट जो है वो आप यहाँ से लेके जाइए या खाइए और फिर घर में बनाइए, और आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक खेती कितनी ज़रूरी है। ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ जो है डॉक्टर उत्तम जी ने यहाँ पे जो है वो फिशरी पॉन्ड भी बनाए हुए हैं, और फिशरी पॉन्ड आप देख सकते हैं कि मैंने आज तक जितने भी पॉन्ड देखे हुए थे वो सब ज़मीन के नीचे रहते थे, लेकिन ये जो है वो ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं। इनको पूछते काफ़ी पॉन्ड्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। डॉक्टर साहब, पॉन्ड्स मेरे को लग रहा है कोई थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, कोई खास? ये इसको कहते हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। इसमें आपने कोई खुदाई नहीं करनी है ज़मीन की, बस आपने ये टैंक्स बनाने हैं, और इसमें ये मटेरियल जो है रिवर राफ्ट का मटेरियल है, प्लास्टिक की शीट डाल देनी है और इसमें आपने पानी जमा कर देना है, और पानी जमा करने के बाद इसमें आपने पाइपिंग लगा देनी है जिसमें आपने उसको ऑक्सीजन पंप करनी है, और पानी डाल के मोलेसिस डाल के बायोफ्लॉक जिससे बनता है वो आपने फिश इसमें डाल देनी है। दैट इज़ ऑल। और हर हफ्ते के बाद कोई 4-5 बाल्टी पानी इसमें से ड्रेन होता है, नीचे से ड्रेन होगा। वो जो ड्रेनेज वाला वाटर है वो सारा फिश का जो है वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा जो है वो एक मेन सम्प में ले आएगा। ये आपको अगर आप देखें इधर घुमा के कैमरा, ये मेन सम्प है, यहाँ पे वो आ जाता है, और ये मेन सम्प से जितना भी ये पानी है ये हम अपने ऑर्गेनिक फील्ड में पंप कर देते हैं, क्योंकि ये मैन्योर में रिच है और ऑर्गेनिक खेती के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें हमें ऊपर से कोई मैन्योर, कोई डाया, यूरिया हमें कुछ नहीं डालना पड़ता है। एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे और जानना चाहूँगा, फिशरी पॉन्ड जो हमने जम्मू में देखे हैं पहले, उसमें और इसमें जो है कौन सा बेस्ट रहता है, और कौन सा जो है वो किसान के लिए जो है आप देखते हो कि ये सस्ता पड़ता है और इसकी जो इनकम भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है? वो यही बायोफ्लॉक सिस्टम जो है, बायोफ्लॉक फिशरी जो है, यही सबसे अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इसमें हमने कोई ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने कोई ज़मीन को खोदना नहीं है, कोई टैंक नहीं बनाने हैं, और इसमें पानी जो है वाटर कंजर्वेशन बड़ी है। इसमें हमने एक बार टैंक भर दिया, फिर 6 महीने के बाद अपने पानी थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते रहना है। इसमें कोई वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं है। ये भी एक इजरायली टेक्निक है, इसको कहते हैं इंटेंस फिश फार्मिंग, इंटेंस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। इसमें आप एक टैंक में जो है, जब आप इसमें मोलेसिस डालेंगे और हेल्दी बैक्टीरिया डालेंगे और फीड डालेंगे, फ़िश की जो ग्रोथ है वो बड़ी फास्ट है, और फिश की जो डिजीज़ है वो बड़ी कम है, और मोर्टेलिटी बहुत कम है। जो ओपन ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें तो आपने 1 साल में मच्छी डाली और नेक्स्ट ईयर आप मच्छी निकालेंगे, 1 साल के बाद आपको उसकी क्रॉप मिलेगी। इसमें आप 1 साल में 2 क्रॉप्स लेंगे, आपने 6 महीने के बाद 1 क्रॉप ले लेनी है इसमें। तो ये सिस्टम जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता होगा? जी नहीं, ये लोगों को गलत फहमी है। इसमें तो कोई खुदाई नहीं करनी है, मिनिमम लेबर लगती है, और ऑटोमेशन में सारा चलता है। इसमें आपने एक पंप लगाया है, पंप ने ऑक्सीजन देनी है, सुबह शाम फीड डालनी है, बस उतना ही काम है इसमें, और कोई ज़्यादा इसमें काम है नहीं। और जो ओपन फील्ड्स हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उसमें कोई रात को खेत से कोई चोरी करके ले रहा है, कोई दवाई डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई उसमें जो ओपन फील्ड्स में जो आपने बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए हैं, उसमें कोई आधे तो बर्ड्स खा के जा रहे हैं, कोई बगले खा रहे हैं, कोई वो और बर्ड्स खा रहे हैं फिश। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ऑल टैंक्स आर कवर्ड। इसमें कोई ना बर्ड आता है और ना इसमें फ़िश की कोई डिजीज़ है। इसमें सर्वाइवल रेट बड़ा अच्छा है फ़िश का, और ग्रोथ बड़ी अच्छी है। आप 1 साल में 2 फ़िश की क्रॉप ले सकते हैं, इसमें डबल द इनकम। जो लोग फिशरी से जुड़े हुए व्यापार कर रहे हैं, जो हमारे फार्मर हैं, उनको क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं तो कहूँगा कि वो जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी इस फ़िश फार्मिंग में आना चाहिए, और मॉडर्न टेक्निक से आना चाहिए। इसमें जो है गवर्नमेंट की भी काफ़ी मदद आ रही है, और फिशरीज डिपार्टमेंट जो है, अगेन मैं बोलूँगा कि ये नवीन चौधरी जी की सब इनिशिएटिव से बड़े एक्टिव हो रखे हैं, और कुछ लोगों को उन्होंने और भी फ़िश फार्म जो हैं इस साल उन्होंने लॉट किए हैं, काफ़ी फंड्स उसमें आ रहे हैं, और उस सब्सिडी भी मिल रही है, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, और जल्द से जल्द ये लगाने की कोशिश करें। इसमें उनकी इनकम को बहुत जो है रुझान मिलेगा।
मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पॉइंट जो बने हुए हैं उनके ऊपर नंबरिंग है आपने की हुई, 1 2 3 4, ये 6 नंबर है। तो काफ़ी कितने पॉइंट्स बनाए आपने यहाँ पे? हमने तो यहाँ पे कोई 15 पॉइंट बनाए हैं। इसमें क्या होता है कि फिर बीच में हमें इसको सेग्रीगेशन करनी पड़ती है। जो ज़्यादा बड़ी फ़िश हो जाती है उसको निकाल के दूसरे पॉन्ड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। नहीं तो बड़ी वाली फ़िश जो है वो छोटी वाली फ़िश को खाना नहीं खाने देती है, वो छोटी की छोटी रह जाती है, बड़ी की बड़ी होती जाती है। सो इसमें थोड़ा सा हमें वो करना पड़ता है कि बड़ी फ़िश जो है वो एक पॉन्ड में चले जाए, छोटी फ़िश एक साइज़ की एक पॉन्ड में रहे, ताकि ग्रोथ उनकी सबकी बराबर रहे। मिनिमम जो है वो कितने पॉइंट से जो है हम जो है फिशरी का काम कर सकते हैं? मिनिमम तो आप 3 पॉन्ड से कर लीजिए, 4 पॉन्ड से कर लीजिए, तो बड़ा सस्ता है। उसमें तो कोई ज़्यादा लागत भी नहीं है। आप बस अपने ये फेंस बनानी है, उसमें आपने शीट डालनी है और एक वो आपने पाइप लगानी है एयर के लिए, बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं। मेरा जानने का मकसद भैया, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी तो आजकल है नहीं, और सरकार भी कह रही है कि अपना जो है वो काम खोलिए, हम बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। आपको पैसा देंगे और लोगों को इसके साथ जोड़िए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कितने पैसे कमा लेता है एक छोटा सा जो है फिशरी पॉन्ड लगाने के लिए, कितना इनकम आ जो सकती है? यंगर जनरेशन है, जो नई पढ़ी लिखी यूथ है, उसको तो इसमें बिल्कुल आना चाहिए। आप इसमें नज़र मारें, ये देखिए, ये हमारा साइज़ है फ़िश का जो आप देख रहे हैं। ये बायोफ्लॉक, इसको कहते हैं बासा फ़िश। ये कैट फ़िश है और इसकी ग्रोथ देखिए आप, ये 6 महीने में इसकी ग्रोथ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो नया नौजवान है, वो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको पूरी समझ है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें रोज़ सुबह अपना इसका टेम्परेचर लेना है, पीएच देखना है, बस वो 3-4 जो पैरामीटर्स हैं वो इसको देखे। और एक पॉन्ड में कम से कम भी हमने, जैसे एक पॉन्ड से आप कम से कम भी जो है 1 टन मच्छी निकाल सकते हैं आराम से। और आप देखिए किस तरह फ़िश की, आज जम्मू में जितनी फ़िश आ रही है वो सारी फ्रोज़न फ़िश आ रही है बाहर से। फ्रेश फ़िश जो है वो किसी को नहीं मिल रही है। आदमी जब ये ऐसे पॉन्ड लगाएगा, हर जगह लगेगा, लोग तो फ्रेश फ़िश लेके जाएंगे वहाँ से, वो फ्रेश फ़िश की तो कीमत मुँह मांगी मिलेगी उनको। मैं डॉक्टर साहब दोबारा से अपना जो क्वेश्चन है वो जो है रिपीट करता हूँ, कितनी इनकम हो जाती है? आप अपनी मत बताइए, हम जी। लेकिन अगर कोई इसमें काम करना चाहता है, कोई नौजवान इसमें आना चाहता है, 3 पॉइंट बनाना चाहता है, मिनिमम 3 पॉइंट की ज़रूरत रहती है ना, जी। तो वो जो है वो सालाना कितना पैसा आपको लगता है कि वो बना सकता है? देखिए, अगर वो सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली और जिस तरीके से बताया उस तरीके से करे, तो अगर वो 4 पॉन्ड भी लगाता है, वो 4 पॉन्ड की जो 4 पॉन्ड में जो फ़िश सेल करेगा 6 महीने के बाद, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की फ़िश बेच सकता है आराम से, सब खर्चे निकालने के बाद। द ओनली प्रॉफिट। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूं कि डॉक्टर उत्तम जो हैं, ये पहले जैसे इन्होंने बोला है कि प्री मैच्योर जो है इन्होंने रिटायरमेंट ली है, बेल्ट फोर्स में थे, ये आर्मी के साथ ये वाबस्ता रहे हैं। मेरे पीछे जो अभी आप देख रहे हैं ये जो है ये एडवेंचर हब है। वही हम डॉक्टर साहब को पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आपका जो है वो थोड़ा अरसा जो है वो जो है बेल्ट फोर्स के साथ भी रहा, तो इस तरफ कैसे आ गए? तो उन्होंने हमें यहाँ पे लेके आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गाड़ी है, और ख़ास करके एडवेंचर हब बनाने के पीछे जो है इनका जो मकसद था वो इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एडवेंचर हब मैं देख रहा हूँ आपका बहुत बढ़िया, मतलब इसमें आर्मी के जितनी ट्रेनिंग का वो रहता है ना, मेरे को लग रहा है कि मोस्टली चीज़ें जो है आपने यहाँ पे रखी हुई हैं। फौजी बैकग्राउंड। तो वो फौजी वाली वो चीज़ जो है वो आपने जो है ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ वो भी यहाँ पे रखी है। जी। कोई खास वजह या लगाव जो था? वो उसकी वजह ये, एक तो ट्रेडिशनल फोर्सेस की फैमिली से हैं। मेरे ग्रैंडफादर वो भी आर्मी में थे, मेरे फादर थे वो पुलिस में थे, वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो मैंने भी जब ग्रेजुएशन में मेडिकल किया तो उसके बाद मैं भी बीएसएफ में चला गया, मैंने भी बेल्ट फोर्स की नौकरी की। तो हम ये वहाँ पे ट्रेनिंग में देखते थे एडवेंचर एक्टिविटीज़, जो हम वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स कहते हैं इनको। तो मैंने सोचा कि आजकल की जो नई जनरेशन है, हम घर में भी देखते हैं कि मोस्टली वो कोई मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है, कोई लैपटॉप पे गेम्स खेल रहा है, कोई टैब पे गेम्स खेल रहा है, और बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिससे कि बच्चे ओबीस होना शुरू हो गए हैं। तो मैंने बोला कि क्यों ना यहाँ एक एक्टिविटी ऐसी शुरू की जाए कि जिसमें बच्चे आएँ और जितनी यहाँ पे प्लांटेशन है, ग्रीन कवर है, प्योर ऑक्सीजन लें और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स करें जिसमें उनका कोई वर्जिश हो और उसका फिज़िकल फिटनेस की तरफ ध्यान जाए। तो हमने ये कमांडो नेट, ये बर्मा ब्रिज, जिप लाइन और फिर ATVs और ये पेंट बॉल, ये सब गेम्स हमने यहाँ रखी हैं। और बच्चे आते हैं यहाँ पे बड़े शौक़ से, घूमते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उछल कूद होती है और काफ़ी बच्चों को एडवेंचर करने का मौका मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो एक
गंदी आदत जो है बच्चों की, जो मोबाइल के साथ जो वो चिपके रहते हैं, उसको दूर करने की आपने कोशिश की है। और मोबाइल वैसे भी जो है हमने काफ़ी बार लोगों से बात करी है कि बीमारियों का घर है, हानिकारक है, हानिकारक, सेहत के लिए हानिकारक है। हमने एक कोशिश की है और हम तो सब बच्चों को यही सलाह देंगे कि आप आओ और एक्टिविटीज़ करो और अपना फिट रहो, ताकि आप आगे जाके और फिट रहे और अच्छी अच्छी जगह आप जा सकें। डॉक्टर साहब के यहाँ पे जो है फार्म हाउस में घूमना अगर हो तो आप पैदल जो है ये सारा नहीं घूम सकते एक दिन में, मतलब एक एक चीज़ आपको अगर समझनी है तो आप नहीं घूम सकते। इसीलिए जो है ये जैसे अभी आपने देखा ये मोटर स्कूटर जो है, मोटर बाइक जो है, इन्होंने वो यहाँ पे रखी हैं, लेकिन उसका जो है मेरे ख्याल में थोड़ा सा नॉमिनल सर चार्जेस भी हैं इस एडवेंचर हब की, एडवेंचर हब की, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस है, इसमें स्कूटर्स में पेट्रोल पड़ता है, मैन पावर है, अपकीप है, पेंट है, ये है, रिपेयर्स हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो ये मेंटेनेंस के लिए चाहिए हमें। तो हम थोड़े बहुत चार्जेस रखते हैं, वो वहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हुए हैं, लोग आते हैं वो अपने चार्जेस देते हैं और वो एंजॉय करते हैं इस पूरे एडवेंचर को। मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर में, शायद जम्मू कश्मीर में ये अपनी तरह का एक अलग ही जो है वो एडवेंचर वो है। हाँ, नहीं, जम्मू में तो मेरे को लगता है शायद ये अलग से है, ऐसा कोई और अभी तक तो है नहीं। कश्मीर का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जम्मू में हाँ, जम्मू में हमने, और आप देखें कि बेसिक जो यहाँ पे रीज़न है वो ये है कि हमने ग्रीन कवर इतना लगाया, इतने पेड़ लगाए हैं ताकि लोग आएँ और ये देखें कि क्या होता है, ग्रीनरी क्या है, नेचर क्या है, ताकि लोगों को इससे जुड़े रहने की भी आदत रहे और प्योर एयर भी रहे और उनको सिटी की हवा में और यहाँ की हवा में फ़र्क मालूम हो। जब वो यहाँ पे सांस लें उनको पता चले कि ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कितने हाई हैं और शहर में कितने कम हैं। डॉक्टर साहब इस सबको मेंटेन रखने के लिए तो काफ़ी लोग जो है वो काम करते होंगे यहाँ पे। जी, वो देखिए ऐसा है कि मेंटेनेंस के लिए मैन पावर तो चाहिए और हमने कोशिश की है कि जितनी मैन पावर हमारे यहाँ पे हो, हमने उन्हीं को ट्रेन किया है, लोकल लोगों को, ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो यहाँ से। और जब लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, नेचुरली लोकल आदमी का घर चलेगा, तो उस तरीके से लोकल आदमी ट्रेन भी होता है। वो आगे आज अगर हमारे साथ काम कर रहा है, कर कहीं और जाके काम करना चाहता है, उसके लिए भी वो ट्रेन है। तो कोशिश यही है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम जनरेट की जाए।